सभा में सबके सामने कीचक सीधे आकर द्रौपदी के बाल पकड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। सभा में मौजूद सभी लोग गुस्से से कीचक को घूर रहे थे। कीचक को अचानक एक अनजाना डर लगा। उसने मन में सोचा, ये क्या, सब मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं। उसे लगा जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए अपने दुष्कर्म का इरादा अगले दिन तक टाल दिया और द्रौपदी को छोड़कर चुपचाप वहां से खिसक लिया। उस रात आधी रात को पांडवों ने द्रौपदी के साथ एक कमरे में बैठक रखी। द्रौपदी आगबबूला हो उठी। क्या आप सच में मर्द हो भी या नहीं? मर्द के वेश में छुपी औरतें लगते हो। अपनी ही पत्नी को कोई बालों से घसीटता हुआ मार रहा था और आप पत्थर की तरह खड़े रह गए। क्या आपको शर्म, हया, गुस्सा, कोई अपनापन कुछ भी नहीं है भवाए? वह लगातार उन्हें कोसती रही। कोई भी बीच में समझाने की कोशिश करता तो द्रौपदी सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में धर्मराज ने कड़क आवाज में कहा, द्रौपदी अब बस करो, कब क्या करना है हमें अच्छी तरह पता है, तुम यहाँ से चली जाओ। धर्मराज को इतना गुस्से में पहली बार देखकर द्रौपदी भी डर गई और बिना कुछ कहे रोती हुई वहां से चली गई। धर्मराज का गुस्सा देखकर उनके छोटे भाई भी सहम गए और सिर झुकाए खड़े रहे। तभी धर्मराज भीम के पास गए, उसका कंधा थामा और बोले, भीम, कल रात तुम्हें क्या करना है यह बताने की जरूरत तो नहीं है ना? इतना कहकर वह वहां से चले गए। भाइयों के चेहरों पर अचानक जोश उमड़ आया। अब तो बड़े भाई ने इजाजत दे दी, फिर रुकना कैसा? भीम तुरंत द्रौपदी के पास गया और उसे अपनी योजना समझाई। जैसा सबने सोचा था, अगले दिन दोपहर द्रौपदी उद्यान में थी। तभी कीचक फिर उसके पास आया और बोला, सैरंध्री, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरी दासी बनना ही पड़ेगा। कल तुम बच निकली, लेकिन आज नहीं बच पाओगी। इस पर द्रौपदी ने शांत लहजे में कहा, हाँ तुमने ठीक कहा, कल तुम बच गए थे, पर आज तुम नहीं बच पाओगे, यही बोल रहे हो ना? कीचक बोला, क्या कहा? साफ साफ सुनाई नहीं दिया। और उसने द्रौपदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तब द्रौपदी बोली, मुझे तुम्हारी यही हरकत पसंद नहीं। तुम औरतों से इतनी बदतमीजी से पेश आओगे तो कौन सी स्त्री तुम्हें पसंद करेगी? कीचक जोर से हंसते हुए बोला, हाँ सैरंध्री, गलती मेरी ही है। अब से मैं ऐसा रुखा नहीं बनूंगा। जैसा तुम्हें पसंद हो मैं वैसा ही रहूंगा। लेकिन आज रात मेरे महल में आओगी ना? द्रौपदी ने कहा, वहां नहीं, आज पूर्णिमा है, चांदनी बहुत सुंदर होगी। इस उद्यान के पास एक बड़ा सा कमरा है जहाँ कभी कोई नहीं आता, वहीं मिलते हैं। यह सुनकर कीचक की खामोशी का ठिकाना न रहा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं सफल हो गया, मतलब आज तुम मुझे स्वर्ग ले चलोगी, है ना? द्रौपदी मुस्कुराकर बोली, तुम स्वर्ग जाओगे या नरक पता नहीं, लेकिन इस लोक में तो नहीं रहोगे, और वहां से चली गई। द्रौपदी को किसी भी तरह पाना चाहता कीचक अब अपने अंत के मुहूर्त से बिल्कुल अनजान था। रात होते ही कीचक उस मंडप की ओर निकल पड़ा जहां द्रौपदी ने उसे आने को कहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। भीगते भीगते वह मंडप तक पहुंच गया। अंदर घोर अंधेरा था। द्रौपदी, कहाँ हो तुम? वह अंधेरे में ही उसे ढूंढ रहा था। बिजली की चमक से मंडप के बीचों बीच द्रौपदी साड़ी का पल्लू ओढ़े खड़ी दिखी। वह दबे कदमों से उसके पास पहुंचकर बोला, ओए सैरंध्री, देखा, आखिर तुम खुद ही मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आ गईं। मैंने जिसे भी चाहा उसे भोगे बिना नहीं छोड़ा। अगर तुम्हें पहले ही समझ आ जाता तो मेरे थप्पड़ तुम्हारे शरीर पर न पड़ते। खैर, जो हुआ सो हुआ। आओ, तुमने कहा था ना कि अपने स्पर्श से मुझे किसी और लोक में ले चलोगी, तो अब ये नजाकत क्यों? इधर घूमो मेरी तरफ। कहते हुए वह द्रौपदी के कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि अचानक कहीं जोरदार बिजली चमकी। उसी चमक में कीचक ने देखा कि द्रौपदी के कंधे से पहले एक विराट शरीर खड़ा था। भारी काया वाले भीम, जो जलती लाल आंखों से कीचक को घूर रहे थे। कीचक बुरी तरह चौंक गया और 2 कदम पीछे हट गया। कौन है? कौन है वो? द्रौपदी, इस मंडप में तुम्हारे साथ कौन है? बोलो, वह ऊंची आवाज में चिल्लाया। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 45 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई-बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। ऐसे ही क्षण में द्रौपदी गरज कर बोली, तेरी मौत आ गई। उसी वक्त फिर बिजली कड़की
जिसकी रोशनी में कीचक ने देखा कि भीम सिर्फ आधा कदम दूर है। भीम ने उसके जबड़े पर जबरदस्त मुक्का मारा। उस प्रहार से कीचक मंडप की छत तोड़ता हुआ ऊपर उछला और बाहर जा गिरा। भीम ने तुरंत छलांग लगाकर उसकी कमर पर बैठते हुए उसके शरीर पर इतने वार किए कि उसकी एक एक हड्डी चूर चूर हो गई। वह मानो मांस का लोथड़ा बनकर वहीं गिर पड़ा। लंबे समय बाद दुश्मन को मारने का मौका भीम को मिला था, वो भी ऐसे दुश्मन पर जिसने उनकी पत्नी पर बुरी नजर डाली थी। तो भीम ने अपना सारा गुस्सा कीचक पर उतारा और उसका अंत कर दिया। कीचक को किसी ने मार डाला। यह खबर दूर दूर के राज्यों में फैल गई, यहाँ तक कि हस्तिनापुर भी पहुंच गई। एक गुप्तचर ने दुर्योधन के सामने आकर बताया, महाराज, विराट राज्य में कीचक नाम का योद्धा एक सैरंध्री पर जबरदस्ती करने जा रहा था। तभी उसके गंधर्व पतियों ने आकर उसे ऐसे मारा कि उसके शरीर में एक भी हड्डी साबुत नहीं बची, सब चकनाचूर कर दी। यह सुनते ही दुर्योधन बोला, ऐसा सिर्फ भीम ही कर सकता है। मुझे पता है, यही भीम का तरीका है, वही इस तरह मारता है। मामा शकुनी, पांडव पकड़े जा चुके हैं, वे विराट राज्य में ही हैं। चलो अब वहीं चलते हैं। शकुनी ने तुरंत कहा, दुर्योधन, हमें एक योजना बनाकर जाना होगा। अगर उन्हें पता चल गया कि हम आ रहे हैं तो पांडव भाग जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है। ऐसा करते हैं कि पांडव खुद हमारे हाथ आएं, फिर अज्ञातवास के दौरान पकड़े गए हैं, इसलिए हम उन्हें दोबारा 12 साल के लिए वनवास भेज सकते हैं। इस योजना के तहत शकुनी ने विगर्त के राजा सुशर्मा को बुलवाया, जो विराट राज्य के करीब था। उसने कहा, सुशर्मा, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम विराट राज्य तुम्हें इनाम में दे देंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि विराट राज्य के बाहर की तमाम सैकड़ों गायों को अपने आदमियों के साथ चुराकर अपने राज्य ले जाओ। तब विराट राजा और उसकी सारी सेना उन गायों को वापस लेने तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। उसी दौरान हम विराट राज्य में घुसकर द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने राज्य ले जाएंगे। यही हुआ। सुशर्मा सैकड़ों गायों को अपने राज्य हाँक ले गया। विराट राजा समेत उनके सभी सैनिक विगर्त पर चढ़ाई करने निकल गए। यही मौका देखकर दुर्योधन ने करीब 50,000 सैनिक के साथ विराट राज्य पर चढ़ाई की। उसी समय महल में महारानी को खबर मिली कि कोई अज्ञात सेना जो किसी अन्य राज्य से आई है, हमारे राज्य पर चढ़ाई करने को तैयार खड़ी है और अब वो शहर से बस 1 मील दूर है। महारानी परेशान होकर बोली, हाय, अब कौन इन्हें रोकेगा। तभी एक आवाज सुनाई दी, मैं उन्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, सबको खदेड़ खदेड़ कर मारूंगा माँ। यह आवाज विराट राजा के बेटे उत्तर कुमार की थी। उसने कहा, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं अपने राज्य को बचाऊंगा। उस समय वह केवल 17 साल का था। युवावस्था का जोश और ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ वह चिल्लाया, कहाँ है मेरा रथ सारथी। लेकिन सारे सारथी गायों को वापस लाने के लिए विगर्त जा चुके थे। तभी बृहन्नला के रूप में छिपे अर्जुन आगे आए और बोले, मैं तुम्हारे रथ का सारथी बन सकता हूँ। उत्तर कुमार ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, छी, एक नपुंसक मुझे रथ चलाकर देगा, मैं यह मंजूर नहीं कर सकता। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।